दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे एक बेटी अपने ही घर में अपने ही पिता की दरिंदगी का शिकार बनती है। जहां बाप बेटी के रिश्ते की पवित्रता को एक पिता अपनी घिनौनी हरकतों से कलंकित कर देता है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है मुंगीसापुर। इसी कस्बे में सुरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी ललिता के अलावा एक बेटी तनु थी। सुरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी ललिता आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। सुरेश प्रॉपर्टी के काम में पैसा तो काफी कमा लेता था, लेकिन सारी कमाई शराब के नशे में उड़ा देता था। शुरू में तो वह कम शराब पीता था, लेकिन जब से ललिता ने आंगनबाड़ी में काम करना शुरू किया था, तब से उसने परिवार के सारे खर्चों की जिम्मेदारी ललिता के सिर थोप दी थी। कभी कभी तो सुरेश घर में पैसे देने की बजाय उल्टा ललिता से ही पैसे मांग लेता था, और जब ललिता मना करती तो वह उसे गालियां देता और उसके साथ मारपीट करने लगता। आए दिन दारू पीकर घर में हुड़दंग करना, मारपीट करना, गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंक देना, ये सब उसके लिए एक साधारण सी बात हो गई थी। कभी कभी तो नशे में सुरेश नीचता की इतनी हद पार कर देता था कि अपनी बेटी तनु के सामने ही ललिता के साथ गंदी हरकतें करने लगता। ललिता ने पति सुरेश को कई बार समझाया, घर की सुख शांति व बेटी के भविष्य का वास्ता भी दिया, लेकिन उस पर ललिता की किसी बातों का कोई भी असर नहीं होता। तनु भी अपने बाप सुरेश से काफी डरती थी। उसे न जाने क्यों बाप की आंखों में अजीब सी भूख नजर आती थी। दोस्तों, तनु काफी समझदार थी और पढ़ाई लिखाई में भी काफी तेज थी। उसने मुंगीसापुर के ही राम जानकी इंटर कॉलेज से 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसका शराबी बाप उसकी पढ़ाई बंद करा के उसे घर के काम में लगा देता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद तनु को जो भी वक्त मिलता उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे काम करके वह घर बैठे ही कुछ रुपए भी कमा लेती थी। दोस्तों, सुरेश के घर से कुछ ही दूरी पर राजपाल का मकान था। उसका बेटा सुमित एक जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान पर तनु भी सामान खरीदने जाती थी, तो दुकान पर आते जाते सुमित और तनु में अक्सर बातें भी होती थी। सुमित के अच्छे बर्ताव और व्यवहार से जहां तनु से काफी प्रभावित थी, वहीं सुमित भी तनु की सादगी और हंसमुख स्वभाव से काफी प्रभावित था। इसी के चलते तनु और सुमित एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे, लेकिन दोनों ही अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सुमित इस डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कहीं तनु बुरा न मान जाए और नाराज होकर कहीं बात करनी बंद न कर दे। दोस्तों, इसी तरह कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन अब सुमित से रहा नहीं जा रहा था। तो एक दिन दोपहर में वह अपनी दुकान बंद करके तनु के घर चला जाता है। उस समय तनु घर पर अकेली होती है। तनु ने सुमित को अचानक से घर पर देखा तो थोड़ा झिझकते हुए बोली, सुमित, तुम यहाँ इस वक्त? मम्मी पापा तो घर पर नहीं है। सुमित अचानक से तनु का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तनु, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो तो मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हें दूंगा। सुमित की बात सुनकर तनु मन ही मन मुस्कुराती है और सुमित से कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन अपने दिल की बात तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना सुनते ही सुमित तनु को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों, उस दिन के बाद से तनु और सुमित का प्यार दिनों दिन बढ़ने लगता है। तनु अब जब भी सामान लेने के बहाने सुमित की दुकान पर जाती तो दोनों काफी देर तक प्यार भरी बातें करते। वहीं सुमित को भी जब भी मौका मिलता तनु के घर पहुंच जाता। एक दिन सुमित और तनु एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे हुए थे, तो सुमित तनु के शरीर से छेड़छाड़ शुरू कर देता है, जिसके चलते दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते और जवानी के जोश में शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं। एक बार काम सुख मिलने के बाद
अब तो इस सुख को पाने के लिए दोनों बार बार लालायित रहने लगते हैं और जब भी मौका मिलता दोनों शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे और किसी को कानो कान उनके मिलने की भनक भी नहीं लगती थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि इश्क और मुस्क ज्यादा दिन नहीं छुपता। तनु और सुमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन दोपहर के समय सुमित तनु के घर पहुंचता है, जहां दोनों एक साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगते हैं। जल्दबाजी में उस दिन वह घर का मेन दरवाजा बंद करना भूल जाता है। दोस्तों, अभी वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि तनु का बाप सुरेश आ जाता है, जो शराब के नशे में होता है। सुरेश जब सुमित को तनु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वह गुस्से में भर जाता है और सुमित को गालियां देने लगता है और कहता है कि तू मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। यह कहते हुए वह सुमित की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुमित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तनु कहां भागती, वह खड़ी हुई डर के मारे थर थर कांप रही थी और सोच रही थी कि आज तो उसका बाप मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। लेकिन दोस्तों, तनु का सोचना गलत साबित होता है। सुरेश अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे सुलगाता है और गहरे गहरे कस मारता हुआ हवस भरी निगाहों से अपनी बेटी तनु की तरफ घूरने लगता है। यह देखकर तनु काफी डर जाती है और कमरे से बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी सुरेश उस पर टूट पड़ता है और अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह उसे चूमना शुरू कर देता है। तभी तनु जोर से चिल्लाने लगती है। उसने अपने बाप के चंगुल से छूटने की कोशिश भी की, लेकिन सुरेश उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। उसके बाद वह दरिंदा बाप अपनी बेटी के कपड़े उतारने लगता है। दोस्तों, तनु अपने बाप के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस हवसी बाप का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। शराब के नशे और वासना की भूख ने उसे हैवान बना दिया था। आज सुरेश अपनी ही बेटी के साथ वासना का नंगा खेल खेलता है और अपनी हवस मिटाने के बाद वहां से चला जाता है। सुरेश के जाने के बाद तनु काफी देर तक रोती रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तनु घर में कलह और बदनामी की डर से इस बात को किसी से भी नहीं बताती। लेकिन दोस्तों, तनु की इस खामोशी से उसके बाप सुरेश का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। अब वह आए दिन उसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाने लगता है। वासना में डूबा हुआ सुरेश यह भूल गया था कि तनु उसकी अपनी सगी बेटी है। उधर उस दिन के बाद से सुमित और तनु का मिलना जुलना भी बंद हो गया था। एक दिन किसी तरह सुमित तनु से मिलता है तो तनु सुमित से अपना दर्द छिपा नहीं पाती और उसको सारी बातें बता देती है। तनु की बात सुनकर सुमित चौंक जाता है और उसको सलाह देता है कि वह यह बात अपनी मां ललिता को बता दे। वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी और उसे अपने पिता की हैवानियत से बचा लेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से तनु गुमसुम और उदास रहने लगी थी। उसकी मां ललिता ने बेटी से कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन तनु ने कुछ नहीं बताया। ललिता की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी को हो क्या गया है। आखिर एक दिन ललिता ने बड़े प्यार से उसके मन को कुरेदा तो तनु फूट फूट कर रोने लगती है और सारी बातें बता देती है। तनु की बातें सुनकर ललिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके मन में पति के प्रति घृणा और आक्रोश भर जाता है। रात को सुरेश शराब के नशे में जब घर आता है तो ललिता उससे बेटी के साथ किए इस घिनौने काम के बारे में पूछती है तो वह डर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि जो भी मुझसे हुआ वह सब शराब के नशे में हुआ। मैं अपने होश और हवास में नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करूंगा। राखी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात का विश्वास कर लेती है और आगे के लिए हिदायत देकर उसे माफ कर देती है। दोस्तों, इसके बाद सुरेश कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से अपने उसी कमीनेपन पर आ जाता है और फिर से तनु को अपनी हवस का शिकार बनाने लगता है। लेकिन इस बार तनु चुप नहीं रहती और अपनी मां ललिता को सारी बातें बता देती है। इसके बाद ललिता, तनु और तनु का प्रेमी सुमित सुरेश को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। दोस्तों, 17 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि सुरेश की किसी ने हत्या कर दी है।
सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो वहां काफी भीड़ लगी होती है और एक महिला और एक युवती लाश के पास बैठी हुई जोर जोर से रो रही थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वह महिला मृतक की पत्नी ललिता और युवती मृतक की बेटी तनु है। पुलिस दोनों को ढांढस बंधाती है और लाश का निरीक्षण करने लगती है। लाश का निरीक्षण करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम सुरेश है, जिसकी उम्र करीब 40 से 42 साल है। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काट कर की गई है। देखने से लग रहा था कि जैसे हत्या किसी दूसरी जगह की गई हो और बाद में लाश को वहां फेंक दिया हो। दोस्तों, पुलिस अब लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ललिता की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इस बारे में ललिता और उसकी बेटी तनु से पूछताछ करती है तो वे दोनों पुलिस को बताती है कि सुरेश बीती रात 8 बजे शराब के नशे में घर आया था और बिना खाना खाए ही गैलरी में पड़ी चारपाई पर सो गया था। उसके बाद वे दोनों भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। सुबह वे दोनों जब उठती हैं तो सुरेश चारपाई पर नहीं था और घर का मेन गेट भी खुला हुआ था। कुछ देर बाद उनको किसी ने खबर दी कि सुरेश की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी लाश घर के पीछे प्लॉट में पड़ी हुई है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि राखी और उसके पति सुरेश के बीच काफी दिनों से तनाव था। अक्सर उन दोनों में झगड़ा भी होता रहता था। इसके बाद पुलिस को उन दोनों माँ बेटी पर शक हो जाता है। पुलिस अब ललिता और तनु के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उसमें पता चलता है कि घटना वाली रात को दोनों के फोन से जो कॉल हुई थी उसमें एक नंबर कॉमन था। उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर उनके पड़ोसी सुमित का था। दोस्तों, पुलिस अब सुमित को उठाकर थाने ले आती है और सख्ती से जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह टूट जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। उसने बताया कि सुरेश की हत्या में ललिता व उसकी बेटी तनु भी शामिल है। यह पता चलते ही पुलिस ललिता और तनु को भी गिरफ्तार करके थाने ले आती है, जहां पर वे दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं और पुलिस को सारी बात बताती हैं कि किस तरह से सुरेश अपनी बेटी तनु को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पुलिस की पूछताछ में वे दोनों आगे बताती हैं कि घटना वाली रात भी वह नशे की हालत में घर पे आया था और घर आते ही वह तनु पर हावी हो गया था, लेकिन किसी तरह से ललिता ने उसे बचा लिया था। उसके बाद ललिता फोन करके सुमित को बुला लेती है। रात को करीब 10 बजे सुरेश जब सो गया था तब ललिता, तनु और सुमित फावड़े से सुरेश की गला रेत कर हत्या कर देते हैं और उसकी लाश को घर के पीछे एक प्लॉट में फेंक देते हैं। दोस्तों, तीनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस अब उन्हें कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद।